हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे आज। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट का जो वेव नेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट का जो वेव नेचर होता है, वेव ऑप्टिक्स को लाइट वेव भी कहा जाता है। ठीक है। तो लाइट का जो वेव नेचर होता है वो ऑब्जर्व कैसे होता है। हमें पता है कि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, कुछ जैसे 1000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम, लगभग इसके आसपास की होती है। तो अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम एक होल बनाते हैं किसी बोर्ड में, और सामने हम एक और बोर्ड या स्क्रीन रखते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे एक होल बनाया है और सामने हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, तो जैसे हमको पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पे जाती है, तो इस होल से जब लाइट पास करेगी तो हमको यहाँ पर लाइट इतने एरिया पे दिखाई देनी चाहिए। ठीक है। इस केस में जो होल का डायमीटर है d, ये लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो लाइट ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इस होल के डायमीटर को हम स्मॉल या छोटा करते जा रहे हैं, और जब होल के डायमीटर को छोटा करते जा रहे हैं तो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल बनाया गया। और सामने हमने फिर से एक स्क्रीन को रखा, तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है सोर्स से, तो यहाँ पर जो होल का डायमीटर आपको यहाँ मिलना चाहिए ये छोटा मिलना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि लाइट यहाँ पे जाकर बेंट हो जाती है, और यहाँ पर आपको जो होल का ये लाइट का जो डायमीटर दिखता है ये पहले के कंपैरिजन में बड़ा दिखता है। तो यहाँ से वेव थ्योरी निकलती है, और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट का वेव नेचर है तभी ऐसा होना पॉसिबल है। अगर लाइट का रे नेचर होता तो लाइट जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रही है वहां भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि लाइट यहाँ पे जाके बेंट हो गई। बेंट वेव्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर साउंड वेव की बात करें, तो अगर एक कमरे में एक खिड़की है, अगर उसके अंदर कोई भी साउंड बजता है तो जब साउंड उस खिड़की से बाहर निकलता है तो ऐसा नहीं कि साउंड स्ट्रेट लाइन पे चलता जाता है, वो खिड़की से बाहर निकल के साउंड स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है हर तरफ। और वहां पे साउंड वेव है, साउंड हमको पहले से पता वेव है, तो वेव उस ओपनिंग से निकलकर जो स्प्रेड हो रही है ये इसलिए हो रही है कि साउंड एक वेव है। उसी तरीके से मान लीजिए वाटर की वेव आ रही हैं, एक दरवाजे से वाटर की वेव एंटर करेंगी, तो वाटर की वेव दरवाजे से सीधी नहीं आएगी बल्कि एंटर करने के बाद पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाएगी, इसलिए क्योंकि वाटर का भी वेव नेचर है। तो वेव के साथ ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो एक इस ओपनिंग से पास करती है तो स्प्रेड हो जाती है, इसको हम वेव नेचर कहते हैं। साउंड का वेव नेचर हम एक खिड़की से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक दरवाजे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक बड़ी ओपनिंग से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि साउंड की जो वेवलेंथ है ये बहुत बड़ी 16 मीटर तक की हो सकती है। लेकिन जो लाइट की वेवलेंथ है ये बहुत छोटी होती है, कुछ एंगस्ट्रॉम में होती है। तो लाइट का वेव नेचर हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब लाइट उस ओपनिंग से पास करे जिसका डायमीटर लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। साउंड की वेवलेंथ के कंपेरेबल अगर डायमीटर होगा तो साउंड वेव नेचर शो करेगी। उसी तरीके से लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल अगर डायमीटर होगा तो लाइट भी वेव नेचर शो करेगी। यहां पे लाइट ने वेव नेचर इसलिए शो नहीं किया क्योंकि यहां पर डायमीटर वेवलेंथ से बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इस डायमीटर को इतना छोटा कर दें कि ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, तो जिस तरीके से साउंड वेव इस ओपनिंग से निकलकर स्प्रेड होती, वैसे ही ऑब्जर्व किया गया कि लाइट भी उस ओपनिंग से निकलकर स्प्रेड हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है। लेकिन वो वेव नेचर तभी ऑब्जर्व हो सकता है जब लाइट का इंटरेक्शन एक ऐसे ओपनिंग से हो जिसका डायमीटर लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। ठीक है। तो इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। लाइट का जो वेव नेचर हम लोग सीख रहे हैं यही इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। अब इस वेव नेचर को सीखने के लिए सबसे पहले हम इस चैप्टर में समझते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। अभी हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है? हम लोगों ने वेव्स के चैप्टर में सीखा था कि वेव फ्रंट क्या होती है। वेव फ्रंट वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो सरफेस बनती हैं जिनके सेम फेज होते हैं, उस सरफेस को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं, जो कि वेव के चैप्टर में आपको बताया गया है। हाइगन्स का ये कहना है कि आप जो भी वेव फ्रंट बना रहे हैं उसमें आप जितने भी पॉइंट्स हैं
उनको आप एक नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब एक मेन सोर्स होगा, जैसे ये मेन सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इससे अगर लाइट निकलती है, पॉइंट सोर्स है, तो हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि एक पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल शेप का बनता है, ठीक है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हमने बना दिया, लेकिन ये स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां पे रुकता नहीं है। सोर्स से अगर लाइट निकलेगी तो लाइट हर तरफ फैल रही होगी, एक्सपैंड कर रही होगी, तो ये वेव फ्रंट भी बाहर की तरफ अपने डायमीटर को एक्सपैंड कर रहा होगा उसी लाइट की स्पीड से, ठीक है। अब हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल की बात करें तो हाइगेंस का ये कहना था कि ठीक है, ये जो सोर्स है ये मेन सोर्स ऑफ लाइट है, या इसको हम लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। फिर उसने कहा कि आपने जो वेव फ्रंट बनाया है, इस वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं, आप इन सारे पॉइंट्स को एक नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह मान सकते हैं। मतलब इसमें आप ये जितने भी पॉइंट्स मैं बना रहा हूं, और भी पॉइंट्स बन सकते हैं, ये सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे। और अगर ये सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे तो S1, S2, S3, S4 ऐसे करके कई सारे सोर्सेस हमने बना दिए। तो हाइगेंस ने कहा कि वेव फ्रंट पे रहने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक नए सोर्स ऑफ लाइट बन चुके हैं, और इनको नाम दिया जाता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब जैसे एक प्राइमरी सोर्स था, पॉइंट सोर्स था, तो उसका वेव फ्रंट स्फेरिकल था, तो ये जितने सेकेंडरी सोर्स हैं इनके वेव फ्रंट भी स्फेरिकल होने चाहिए। तो ये जो सोर्स है ये अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर की तरफ निकाल रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि वेव्स क्योंकि बाहर की तरफ जानी है, तो इससे जो स्फेयर हम बनाते, वो स्फेयर का अंदर वाला हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइट बाहर की तरफ एक्सपैंड कर रही है। तो इस सेकेंडरी सोर्स से का जो स्फेयर बनना चाहिए, जैसे इसका स्फेयर बना है वैसे इसका भी स्फेयर बनना चाहिए, लेकिन ये स्फेयर का सिर्फ बाहरी हिस्सा बनाया जाएगा, अंदर वाला हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी वेव्स बाहर की तरफ एक्सपैंड कर रही है। उसी तरीके से यहां पे जितने भी सोर्स ऑफ लाइट हैं, सबके अपने अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेंगे, और ये सब के हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बना दिए। फिर उसने कहा कि आपने जब इन सब के स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बना दिए हैं, तो अब ये पहला वेव फ्रंट था, फिर हमने कई सारे सोर्स ऑफ लाइट माने, इन सब के अलग अलग अपने अपने वेव फ्रंट बना दिए। तो इस पहले वेव फ्रंट के बाद जो नया वेव फ्रंट बनेगा, वो नया वेव फ्रंट इन सारे सेकेंडरी सोर्स के जो वेव फ्रंट्स बने हैं, इन सब के टेंजेंशियल अगर आप एक लाइन बना दे तो नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो अगर हम इसके टेंजेंशियल एक लाइन बनाते हैं जो सारे वेव फ्रंट्स के टेंजेंशियल होंगे, तो वो इस तरीके से एक नया स्फीयर बन जाता है, और ये नया स्फीयर जो बनता है इसको हम कहते हैं कि ये पहला वेव फ्रंट था और ये दूसरा वेव फ्रंट बन गया। अगेन इसके बाद का वेव फ्रंट बनाना है, तो इस नए वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी सोर्स ऑफ लाइट बन जाएंगे, वो भी इसी तरीके से स्फीयर बनाएंगे, फिर आप एक नया तीसरा वेव फ्रंट, फिर चौथा वेव फ्रंट, इस तरीके से वेव फ्रंट बना सकते हैं। तो हाइगेंस प्रिंसिपल एक कंस्ट्रक्शन करने का, वेव फ्रंट बनाने का एक तरीका है, ठीक है। और हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें अगर एक वेव फ्रंट पता है तो आगे के वेव फ्रंट्स को बनाया जा सकता है। वो ये कहता है कि आपने जो भी वेव फ्रंट बनाए हैं उसमें जितने पॉइंट्स हैं वो नए सोर्स ऑफ लाइट बन जाएंगे, और ये सारे नए सोर्स ऑफ लाइट अपने अपने वेव फ्रंट बनाएंगे, इन सब का जो टेंजेंशियल बनेगा ये नया वेव फ्रंट बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली आप आगे के वेव फ्रंट्स भी इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है ये मैंने आपको बताया। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, तो इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस हाइगेंस प्रिंसिपल की मदद से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये एक सरफेस है जिससे कि रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है। और यहां पे हम ऐसा मानते हैं कि यहां से लाइट आ रही है इस तरीके से, और इस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट किस तरफ जाएगी हमें ये पता करना है, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था कि जो वेव फ्रंट्स होते हैं ये हमेशा लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अगर ये सोर्स है तो इस सोर्स से लाइट हमेशा रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रही होगी,
और अगर लाइट इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड निकलती है तो इसके जितने भी वेव फ्रंट होंगे वो इसी तरीके से स्फीयर होंगे और हर जगह पर ये लाइट का जो पाथ होगा ये इन सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होगा। हाइगिंस ने इन वेव फ्रंट को बनाने का तरीका बताया, लेकिन ये बात भी याद रखनी है कि लाइट का जो पाथ होता है ये हमेशा वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होता है। अब अगर ये पैरेलल रेज आ रही हैं तो मैंने वेव्स में आपको बताया था कि रेज अगर पैरेलल आ रही हैं तो उनके वेव फ्रंट्स इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। तो ये पहला वेव फ्रंट हो गया, ये दूसरा वेव फ्रंट हो गया, ऐसे कई सारे वेव फ्रंट्स ऐसे ट्रैवल करके आ रहे होंगे। ठीक है, जब ये सारे वेव फ्रंट्स ट्रैवल करके आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी किसी ना किसी वेव फ्रंट का हिस्सा होगा और ये पॉइंट भी किसी ना किसी वेव फ्रंट का हिस्सा होगा। हाइगिंस का ये कहना था कि वेव फ्रंट पे लाई करने वाले जितने पॉइंट्स हैं वो नए सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं। तो मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, एक ये S1 है और ये S2 है। ये नए सोर्स ऑफ लाइट, जैसे S1 S2 यहां बनाए गए थे वैसे ये S1 S2 बनाए गए हैं जो नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। अब जैसे यहां पे नए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हमने बनाए थे तो इनके अपने वेव फ्रंट स्फेरिकल थे, उसी तरीके से ये जो दो सोर्स ऑफ लाइट बने हैं ये भी अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स एमिट कर रहे होंगे। बट आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जब लाइट यहां पे पहुंची होगी तो ऑब्वियसली पहले लाइट यहां पहुंची होगी और कुछ देर के बाद लाइट यहां पहुंची होगी, क्योंकि ये दूरी ज्यादा है तो ये बाद में बना होगा, ये दूरी कम है तो ये पहले बन गया होगा। जो सोर्स पहले बन गया है उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ये सोर्स पहले बन चुका है तो इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट बड़े डायमीटर का बना होगा। ये सोर्स बाद में बना है तो इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट किसी भी समय पर उससे कंपैरिजन में छोटे डायमीटर का होना चाहिए। तो अगर मैं इनके वेव फ्रंट्स बनाता हूं तो ये एक सोर्स S1 बना है जिसका वेव फ्रंट ये बना दिया, ये सोर्स S2 बना है जिसका वेव फ्रंट ये बना दिया। दोनों वेव फ्रंट्स स्फेरिकल जरूर हैं बट दोनों के डायमीटर्स आप देख सकते हैं अलग अलग हैं। S1 का डायमीटर जो होगा ये S2 के डायमीटर से बड़ा होगा क्योंकि S1 पहले बना था और उसके कुछ देर के बाद S2 का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये बन गए सेकेंडरी सोर्स के वेव फ्रंट्स। यहां पे सब एक ही डायमीटर के थे क्योंकि ये सब एक साथ बने थे, ये सब सोर्स से बराबर दूरी पर थे। लेकिन यहां पर ये लाइट जब आई तो ये पहले बना तो इसका डायमीटर बड़ा है, ये बाद में बना इसका डायमीटर छोटा है। हाइगिंस का कहना था कि एक बार आपने नए सेकेंडरी सोर्सेस के वेव फ्रंट बना दिए तो अब जो नया वेव फ्रंट बनना है, जो ब्लू वाला मैंने बनाया था, वो कैसे बनाते हैं, इनके टैंजेंशियल। तो अगर मैं इन दोनों वेव फ्रंट के टैंजेंशियल लाइन बना दूं तो ये हो जाएगा ऐसा वेव फ्रंट जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट बना था, यहाँ पे वो वेव फ्रंट बन गया जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और इसको कहा जा सकता है इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब हम लोग को यह पता है कि लाइट का पाथ हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमको यह पता चल गया कि ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो लाइट हमेशा इन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो लाइट का पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आया है लाइट हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही जाए। इसका मतलब ये अगर इंसिडेंट लाइट थी तो हमने रिफ्लेक्टेड लाइट का पाथ पता किया हाइगिंस प्रिंसिपल का यूज करके। हाइगिंस प्रिंसिपल का यूज करके हमने रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाया और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाकर उसके परपेंडिकुलर जो पाथ होगा वो रिफ्लेक्टेड वेव का हो जाएगा। तो ये इंसिडेंट वेव आई थी और ये रिफ्लेक्टेड वेव लौट गई। ठीक है, तो इस तरीके से हाइगिंस प्रिंसिपल का यूज करके हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी तरीके से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन करते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करके स्नेल्स लॉ निकाल सकते हैं। स्नेल्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है sin i by sin r is equal to mu 2 by mu 1, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, इसके लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे हमने सीखा वैसे अब हम सीखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करके जानी। ठीक है, तो ये सरफेस हो गई जो दो मीडियम को अलग कर रही है। यहां से एक वेव आई और यहां से दूसरी वेव आई, ये दोनों
इंसिडेंट वेव्स हैं और अब ये दोनों दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती हैं तो हमें उसके पाथ के बारे में पता करना है। ठीक है, अगेन ये सोर्स पहले बन जाएगा S1 का, ये सोर्स बाद में बनेगा S2 का, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मतलब हम बात कर रहे हैं वेव जो इस मीडियम में ट्रैवल करेंगे। अगेन S1 पहले बन जाएगा तो उसका वेव फ्रंट का डायमीटर बड़ा होगा, S2 बाद में बनेगा, उसके वेव फ्रंट का डायमीटर छोटा होगा। तो हमने बनाया S1 और फिर हमने बनाया S2। ये दोनों वेव फ्रंट सेकेंड मीडियम में बन गए। ठीक है, S2 से इसका डायमीटर, S1 से इसका डायमीटर। अब हाइगेंस का ये कहना था कि अगर आपने नए सेकेंडरी सोर्सेस के वेव फ्रंट बना लिए हैं तो उनके टेंजेंट जो सरफेस ट्रैवल करेगी वो दूसरे मीडियम का वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस हम बना रहे हैं ये सरफेस दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करने वाला वेव फ्रंट बन जाएगा। और अगर ये वेव फ्रंट बन गया, हमको पता है कि लाइट का पाथ इसके परपेंडिकुलर ही होना है, तो लाइट अब इसके परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगी, तो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है और यहाँ पे जो ट्रैवल करके आ रहे थे इस तरीके से ये इंसिडेंट वेव फ्रंट थे। तो ये सारे इंसिडेंट वेव फ्रंट थे और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये बन जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट अगर आपने एक बार बना लिया है तो लाइट का जो पाथ होता है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से हमने रिफ्रैक्टेड रे किस तरफ जाएंगी ये हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब हाइगेंस प्रिंसिपल की हेल्प से हमने रिफ्रैक्टेड रे का पार्ट डिसाइड कर लिया। अब स्नेल्स लॉ हमें कैसे यूज करना है इस बात को समझना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी की मदद से स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन समझते हैं कि स्नेल्स लॉ हम कैसे डिराइव करेंगे। स्नेल्स लॉ को डिराइव करने के लिए यहां पर दो पैरेलल रेज हम कंसीडर करते हैं और ये दोनों पैरेलल रेज यहां पे आने के बाद रिफ्रैक्ट करके इधर चली गई। कैसे गई हैं ये हमने थोड़ी देर पहले सीखा हाइगेंस प्रिंसिपल की मदद से। यहां पे इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आ रहे होंगे इस वाले मीडियम में और ये सारे इंसिडेंट वेव फ्रंट्स रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरीके से चले गए। ठीक है, और लाइट का पाथ इन वेव फ्रंट्स के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें आप इस बात को समझेंगे कि ये जो वेव फ्रंट था ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था जो यहां पे आया था और ये जो वेव फ्रंट है ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये ऐसे आ रहा था और फिर रिफ्रैक्ट होकर ये ऐसे चला गया। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। यहां पे हमें एंगल I और R की जरूरत पड़ेगी। हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R कहते हैं, तो मैं यहां पर ही उसको यूज करता हूं। ये रे ऐसे आई और फिर रे ऐसे चली। ठीक है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I कहते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूं, जैसे इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनी है तो ये I है तो ये 90 माइनस I होगा, इस एंगल को I कह सकते हैं। कहने का मतलब ये वाला जो एंगल होगा इसको I कह सकते हो। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूं, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बना दूं, इस तरीके से मैंने इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाई है तो ये R होगा, ये एंगल 90 माइनस R होगा तो ये एंगल R बन जाएगा। मतलब रिफ्रैक्टेड जो गई हैं उससे ये जो एंगल बनेगा ये R के बराबर बनेगा। तो आपको इस डायग्राम में याद रखना है कि ये I का एंगल होता है और ये R का एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद I और R को डिफाइन करने के बाद मान लो मैं इस लेंथ को A कहता हूं, ये लेंथ B है, इस लेंथ को D कहता हूं, ये लेंथ E है और ये कॉमन लेंथ F के बराबर। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। साइन I
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होना चाहिए, तो साइन आई की वैल्यू आप लिखेंगे, परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेनियस है एफ, ए बाई एफ। ठीक है, उसी तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन आर होगा परपेंडिकुलर ई अपॉन, सॉरी मैंने एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, साइन आर हो जाएगा परपेंडिकुलर ई अपॉन हाइपोटेनियस एफ। तो यहाँ पे साइन आर की वैल्यू हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ई बाई हाइपोटेनियस एफ। ठीक है, तो याद रखना साइन ए बाई एफ है, साइन आर ई बाई एफ है। और अब अगर हम इनका रेशियो लेते हैं साइन आई बाई साइन आर, तो ये मिल जाता है, इनको अगर डिवाइड करेंगे तो एफ और एफ कैंसिल होगा, ए डिवाइडेड बाई ई। तो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो ए बाई ई के बराबर होना चाहिए। मान लो ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। दोनों अलग अलग मीडियम्स हैं, दोनों के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। वैक्यूम में लाइट जब ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड c होती है, लेकिन अगर म्यू के मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है उसकी स्पीड c बाई म्यू होती है। मतलब ये रहा कि अगर ये म्यू1 का मीडियम है तो यहां पे जो लाइट ट्रेवल करके आ रही होगी उसकी स्पीड c बाई म्यू1 कह सकते हो, और इस मीडियम में जो लाइट ट्रेवल करके जाएगी उसकी स्पीड c बाई म्यू2 कह सकते हैं। ठीक है, दोनों मीडियम्स में लाइट की स्पीड अलग अलग है। अब आपको यह बात भी समझनी है कि वेव फ्रंट्स ऐसे आ रहे थे और यही वेव फ्रंट यहां पे चले गए, मतलब ये वेव फ्रंट आए और फिर इधर चले गए। मतलब जितनी देर में ये वाला पॉइंट जो है यहां से यहां तक गया होगा, जितनी देर में ये पॉइंट यहां से यहां तक गया होगा, उतनी देर में ये वाला पॉइंट यहां से यहां पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि यही वेव फ्रंट फाइनली इस वेव फ्रंट पे बदलने वाला है। मतलब जितना समय यहां से यहां तक लाइट को ट्रेवल करने में लगेगा इस मीडियम में, उतना ही टाइम लाइट को यहां से यहां ट्रेवल करने लगेगा इस मीडियम में, जिससे कि ये वेव फ्रंट जो आ रहा था इसमें कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, तो टाइम जो यहां पे ट्रेवल करने में लगा और टाइम जो यहां पे ट्रेवल करने में लगा दोनों सेम होना चाहिए। टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो अगर हम ये कहते हैं कि वेव जो है या कोई भी पार्टिकल जो है अगर वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है l का, उसकी स्पीड है v की, तो l का डिस्टेंस v की स्पीड ट्रेवल करने में l बाई v का टाइम लगेगा। तो जितना टाइम इसको लगेगा उतना टाइम इसको लगेगा। तो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि t1 का जो टाइम लगा है पहले मीडियम में और जो t2 का टाइम लगा है दूसरे मीडियम में, दोनों सेम होना चाहिए। t1 का टाइम, डिस्टेंस कितना गया है a, स्पीड कितनी है c बाई म्यू1, तो हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई c बाई म्यू1 इज इक्वल टू, यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है e, स्पीड है c बाई म्यू2, लिखेंगे e डिवाइडेड बाई c बाई म्यू2। ठीक है, c और c कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा a इंटू म्यू1 इज इक्वल टू e इंटू म्यू2, या हम कह सकते हैं a बाई e का रेशियो होगा म्यू2 बाई म्यू1 का। तो अगर आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो पूछता म्यू2 बाई म्यू1 कितना है, तो ध्यान देना म्यू2 बाई म्यू1 a बाई e है। ठीक है, म्यू2 बाई म्यू1 a बाई b है, मतलब म्यू1 अगर ऊपर है तो उसके सामने e ऊपर आएगा, म्यू1 के सामने e आएगा, म्यू2 के सामने a आएगा। ये इनके a और e का रेशियो हो गया। हमारे पास ये एक फॉर्मूला रिलेशन आया था, ये रिलेशन आया था, दोनों को यूज करते हैं तो मिलता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, और ये और कुछ नहीं बल्कि स्नेल्स लॉ होता है। तो इस तरीके से हम स्नेल्स लॉ को डिराइव करते हैं। डेरिवेशन अकेले इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, और वो स्टेप आपको समझना है कि ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। a बाई ई म्यू2 बाई म्यू1 है, बाकी हमने यहाँ पर लिखा है साइन आई बाई साइन आर a बाई ई है, और उसी को फाइनली हमने प्रूव किया कि साइन आई बाई साइन आर म्यू2 बाई म्यू1 होगा। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन। अगला पार्ट जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। ठीक है, और उसमें जाने के पहले हमें ये समझना होगा कि जो हम लोगों ने वेव्स में पढ़ा था कि जब लाइट या किसी भी वेव का इंटरफेरेंस होता है तो उसके एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में कैसे चेंजेस आते हैं। वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के डिफरेंट केसेस पढ़े थे और वहाँ पर भी हमने निकाला था कि क्या रिजल्ट होता है। तो अगर दो वेव्स हैं और उन दो वेव्स को मैं उस चीज को ब्रीफ कर देता हूं, डिटेल आपको उस चैप्टर में मिलेगी, वेव्स के चैप्टर में। तो यहां पर हम लोगों ने जब इंटरफियरेंस
ऑफ वेव सीखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेव्स हैं और दोनों वेव्स के बीच में कुछ फेज का डिफरेंस है, ठीक है, फेज का डिफरेंस का मतलब हो सकता है कि पहली वेव हो A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरी वेव है A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो ये दोनों वेव के एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हैं और इनके बीच में फाई का फेज डिफरेंस है। तो ये दोनों वेव जब मिलती हैं तो नई वेव बनती है और उस नई वेव की इक्वेशन हम कहते हैं, इन दोनों वेव के मिलाने के बाद मिलती है A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ठीक, तो ओमेगा टी और के एक्स तो हर जगह पे कॉमन रहा, एम्पलीट्यूड्स अलग थे तो नया एम्पलीट्यूड मिल गया और फाई अलग था तो नया डेल्टा मिल गया। वहां पे मैंने आपको बताया था कि नया एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। तो अगर दो वेव्स के एम्पलीट्यूड A1 A2 थे और उनके बीच में फेज डिफरेंस फाई का था तो ये नई वेव का एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसी में अगर हम रूट को इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आई, A1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू I1, A2 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू I2, A1 इज प्रोपोर्शनल टू रूट I1, A2 इज प्रोपोर्शनल टू रूट I2 cos फाई। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको बताता है कि दो वेव इंटरफेयर करने के बाद कितना एम्पलीट्यूड बनाती हैं और ये बताता है कि दो वेव इंटरफेयर करने के बाद कितना इंटेंसिटी बनाती है। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये इंटेंसिटी हो गया। इस चैप्टर में हमें डेल्टा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि डेल्टा का जो फॉर्मूला था वो था A2 साइन फाई डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 cos फाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था डेल्टा निकालने का, बट हमें इस चैप्टर में मोस्टली इंटेंसिटी के बारे में ही बात करी जाती है। तो दो सोर्स हैं, उनके बीच में फाई का फेज डिफरेंस है, दोनों के एम्पलीट्यूड A1 A2 थे, तो नया जो वेव बनेगी इस वेव का एम्पलीट्यूड इतना होगा और इंटेंसिटी इतनी होगी। ठीक है, फिर मैंने आपको दो केसेस बताए थे जिसमें हम लोग ने सीखा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था जिसको हम लोग कहते थे मैक्सिमा या मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था तो उस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता था जो कि A1 प्लस A2 हो जाता था और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाती थी और हम वहां पे लिखते थे रूट आई मैक्स इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2। और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता था जब फेज का जो डिफरेंस है, ध्यान देना मैं यहां पर फाई लिख रहा हूं, वो डेल्टा फाई भी लिख दिया जाता है, दोनों में अंतर नहीं है, डेल्टा फाई और फाई दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, बट डेल्टा का मतलब ये होगा कि मैं डिफरेंस इन फेज लिख रहा हूं बस। ठीक है, हालांकि इनके बीच में भी फेज डिफरेंस फाई का ही है, मैं यहां पे डेल्टा फाई भी लिखता हूं तो कोई अंतर नहीं है, दोनों चीजें सेम है। डेल्टा फाई की वैल्यू उस केस में होनी चाहिए थी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और जनरल रिलेशन आता था 2n पाई। अगर इनमें से कोई भी फेज डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। मैंने वहां पे आपको पाथ डिफरेंस भी बताया था और पाथ डिफरेंस इस केस में होना चाहिए था 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इन जनरल n लैम्डा। ठीक है, और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन हमने सीखा था 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर आपको फेज डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस पुट करोगे तो पाथ डिफरेंस निकल आएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड दोनों मैक्सिमम होते थे। इन जनरल डेल्टा फाई इतना होना चाहिए फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए। ठीक है, पाथ डिफरेंस अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कैसे निकालते थे, अगर S1 और S2 के दो सोर्स हैं, दोनों से वेव जा रही है, यहां पहुंची और ये वेव ट्रेवल करके यहां पहुंची। ये दोनों वेव जो पहुंची हैं इसमें से इसने ट्रेवल किया है x1 की दूरी और इसने ट्रेवल किया है x2 की दूरी। तो मैं ये जो डेल्टा x लिख रहा हूं जिसको पाथ डिफरेंस कहा जाता है,
ये डेल्टा x होता है इन्होंने जो पाथ ट्रेवल किया है इसके बीच का डिफरेंस, तो x2 माइनस x1 इनके बीच का पाथ डिफरेंस। ठीक है, और अगर आपको पाथ डिफरेंस पता होगा तो आप पाथ डिफरेंस की मदद से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, और फेज डिफरेंस पता होगा तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर में ज्यादातर हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और पाथ डिफरेंस सिंपली इनके पाथ ट्रेवल का डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस अगर हमको पता चल जाए तो फेज डिफरेंस निकल जाएगा, और फेज डिफरेंस अगर इनके अलावा कुछ और होगा तो फेज डिफरेंस कितना है यहां पे पुट करके आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो कितनी होगी। ठीक है, तो ये सोर्स S1 का I1 की इंटेंसिटी का है, ये सोर्स S2 का I2 की इंटेंसिटी का है। जहां पर दोनों पे मिली वहां की इंटेंसिटी I है, हमें I निकालने को कहा जाएगा। तो क्या तरीका है, S1 वाले से दूरी निकाली, S2 वाले से दूरी निकाली, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जो पार्ट डिफरेंस हो गया। ये पार्ट डिफरेंस यहां पुट कर देंगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस को यहां पुट कर देंगे इस रिलेशन में फाई को, तो हमें उस पॉइंट की इंटेंसिटी पता चल जाएगी। ठीक है, अगर ये फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस इनमें से कोई वैल्यू होगी तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसके लिए आप डायरेक्टली इंटेंसिटी को यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर ये फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस इनमें से कोई वैल्यू नहीं होगी तो आप पहले डेल्टा फाई निकालोगे इस रिलेशन से, डेल्टा फाई पुट करोगे तो इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक, जिस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने सीखा था उसी तरीके से मैंने आपको वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में भी बताया था। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी और जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो मिनिमम होते हैं, तो वहां पे जो मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा ये इन एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होगा। मैंने मॉडुलस लगा दिया है क्योंकि नहीं पता कि A1 बड़ा है या A2 बड़ा है, जो भी बड़ा होगा या जो भी छोटा होगा हमें उनके डिफरेंस की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और वहीं अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो ये इंटेंसिटी मिनिमम होती है जो कि अगेन मॉडुलस ऑफ रूट I1 माइनस रूट I2 के बराबर होगी। ठीक है, अब ऐसा होता कब है, तो उसके लिए फेज डिफरेंस की जनरल वैल्यू आती थी पाई, 3 पाई, जितने भी ऑड पाई हैं 5 पाई, ऐसे करते हुए ऑड चाहिए तो 2n माइनस 1 पाई कर दिया। n को 1 से पुट करना शुरू करेंगे, n को 1 पुट करेंगे तो पाई, 2 पुट करेंगे 3 पाई, 3 पुट करेंगे 5 पाई। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव में देखोगे तो सब इवन थे, 0 2 4 6 8। तो जब इवन होता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है, जब ऑड होता है तो डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, उसी तरीके से जब पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे तो पार्ट डिफरेंस ऑड इवन सब है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। लेकिन जब इनके बीचों बीच की वैल्यू आती है, मतलब 0 लैम्डा के बीच की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 लैम्डा या 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, इन सारे केसेस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, 0.5 लैम्डा को आप लैम्डा बाय 2 लिख सकते हो, इसको 3 लैम्डा बाय 2 लिख सकते हो, 5 लैम्डा बाय 2 लिख सकते हो, और इन जनरल हम लिखेंगे 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। अगर ये कंडीशन होगी तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा और इंटेंसिटी इस रिलेशन से आएगी। अगर ये कंडीशन होगी, इनमें से कोई भी डिफरेंस है, तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा और इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। तो YDSC को सीखने के पहले आपको वेव का आइडिया होना चाहिए, और अगर आपको अभी तक वेव में नहीं पढ़ा है तो पहले आपको वेव का वो पार्ट पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जितना जरूरत थी मैंने उतना आपको बताया है, लेकिन वेव का आपको इंटरफेरेंस और वेव का पार्ट पढ़ना पड़ेगा, तब भी आप इसके आगे के पार्ट को समझ पाओगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस प्रिंसिपल समझाया है, और जो भी हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन वो पार्ट को सीखने के पहले आपको बेसिक वेव का आइडिया होना चाहिए कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव होती क्या है, और उस इंटरफेरेंस ऑफ वेव में हमें फेज डिफरेंस कैसे निकालना है। फेज डिफरेंस तब निकलता है जब पाथ का डिफरेंस पता होता है। पाथ डिफरेंस कैसे निकलता है मैंने बताया, इसकी मदद से फेज डिफरेंस निकालते हैं और फिर इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। लेकिन दो स्पेशल कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, जिसमें आपको इंटेंसिटी पता है कि इतनी ही आनी है। हाँ, पाथ डिफरेंस इनमें से या फिर पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस इनमें से कोई होगा तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग YDSC को स्टार्ट करेंगे, और YDSC का जितना भी पार्ट होगा
हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे हमें इन फॉर्मूले को, रिलेशन को YDSC में यूज करना है। ठीक है।